दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। एज ए रिसर्चर जितनी अच्छा साइंस करना ज़रूरी है उतना ही वापस अच्छे से उसे प्रेजेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि उसी पे आपकी फंडिंग, कोलैबोरेशन, प्रमोशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो क्या होता है एक इफेक्टिव साइंटिफिक कम्युनिकेशन देने का तरीका, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। हो सकता है कि आप भी मेरी तरह किसी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम में गए हो या फिर कोई एस्टीम साइंटिस्ट की साइंटिफिक प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हो और हो सकता है कि काफ़ी समझने की कोशिश करने के बावजूद भी आपको उनका काम समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर देखने को मिलती है। अक्सर मतलब सोते हुए लोग भी मिलते हैं। तो कैसे ऐसी प्रेजेंटेशन दी जाए जिससे कि लोगों को ईजी टू अंडरस्टैंड भी हो, लोग आपकी प्रेजेंटेशन में इंट्रीग भी रहे, इवन इफ वो उनका डायरेक्टली काम से रिलेवेंट ना भी हो। तो मैं जो है आपको इस वीडियो के अंदर बेसिकली 3 पार्ट में इसे डिवाइड करने वाला हूँ। एक तो इन जनरल आपकी एक तरह से स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए, दूसरा स्लाइड के अंदर जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और तीसरा कि उसका बेसिकली फ्लो क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन इट वुड बी वर्थ इट। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बेसिकली स्लाइड ओवरऑल जो है आपकी सारी कैसी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो आपका बेसिकली जो भी आप स्लाइड ले रहे हैं वो एकदम प्लेन होनी चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए आप कोई लोगो अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन प्लेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट अगर अक्षर, तो कुल मिला के कॉन्ट्रास्ट वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है इस तरह के आपने कलर कॉम्बिनेशन ले रखे हैं, तो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू रीड whatever is written there on the slide. सेकेंड थिंग इज कि जो आपकी फॉन्ट साइज है या फॉन्ट स्टाइल है वो ध्यान रहे कि वो भी अगेन मतलब कुछ डिस्टेंस तक आपको ध्यान रहे कि आप कहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं, तो उस डिस्टेंस तक रीडेबल फॉर्म के अंदर हो, उस साइज का आप लें। यूजुअली जो है मतलब फॉन्ट की साइज अगर मान लीजिए 24 की तकरीबन होती है, 20-24 के बीच में, तो इट इज इजीली रीडेबल। और फॉन्ट स्टाइल भी जो है कोई बहुत ज्यादा कर्सिव या इस तरह की लेने की जरूरत नहीं है। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप चाहे तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। और जो भी आप फॉर्मेट ले रहे हैं वो ध्यान रहे कि आपको सारी की सारी स्लाइड के अंदर वही करना है। ऐसा नहीं कि मतलब एक जगह टाइम्स न्यू रोमन है, दूसरी जगह एरियल है, तो इस तरह का इनकंसिस्टेंसी आपकी स्लाइड में नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग इज कि मार्जिन, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लाइड में जो भी आप लिख रहे हैं वो एकदम मतलब कॉर्नर पे लिखा हुआ है, भले वो किसी भी चारों में से किसी भी कॉर्नर पे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्लाइड का ओरिएंटेशन वहां पे प्रोजेक्टर पे सेट नहीं हुआ तो आपके वर्ड कटने लग जाएंगे, वो ढंग से दिखेंगे नहीं। तो इट इज बेटर कि आप थोड़ा स्कोप दें कि अगर इधर उधर मिसमैच भी हो तो वो वर्ड जो भी आपने लिखे हैं या इमेज जो भी आपने डाली है वो कटे नहीं। फोर्थ थिंग इज यूजुअली अवॉइड करें किसी भी तरह के कलरफुल मतलब एक तरह से चीजें लिखने का, क्योंकि साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ब्लैक एंड व्हाइट ओनली। आप ऐसे नहीं कि जबरदस्ती उसमें लाल, पीला, हरा कुछ अलग अलग तरह के ऐसे कलर डाल रहे हैं, क्योंकि ये कोई क्रिएटिव या प्रेजेंटेशन या फिर कोई MBA टाइप की प्रेजेंटेशन तो है नहीं। तो मेक इट वेरी सिंपल। आप उसको अगर हाईलाइट करना ही चाहते हैं तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप उसे एक तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, स्टैंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग इज कि जो भी आप स्लाइड पे डाल रहे हैं तो वो बुलेट पॉइंट जो भी हैं वो एक तरह से जस्टिफाइड हो, यानी ऐसा नहीं लेफ्ट राइट एक तरह से मतलब हे वायर जा रहा है। आपकी जो एक तरह से हेडिंग अगर आपने कोई डाली है, एक तो हेडिंग हर समय होनी चाहिए, बिना हेडिंग की कोई स्लाइड ना बने। तो हेडिंग जो भी आपने डाली है उस हेडिंग का भी जो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है वो सेम रहे थ्रू आउट, और साथ के साथ में उसकी जो हाइट है एक तरह से वो वापस उतनी ही रहे। मतलब ऐसे नहीं कि स्लाइड बदली तो हेडिंग जो है ऊपर नीचे हो रही है। सेवंथ थिंग इज कि स्लाइड नंबर आप जरूर दें, क्योंकि मान लीजिए कि आप आधे घंटे तक टॉक देने वाले हैं, तो अगर किसी को क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है वो बीच में ना पूछना चाहे, बाद में पूछना चाहे, तो वो नोट डाउन करके रख ले कि लेट्स से 16 नंबर स्लाइड पे मेरे को ये सवाल पूछना था। तो अगर स्लाइड नंबर नहीं होगा तो इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू आस्क कि आप उस स्लाइड पे जाओ, उस स्लाइड पे जाओ, तो यही चलता रहेगा। तो बेटर है आप स्लाइड नंबर लिख के रखें। तो इस तरह की ये जो बहुत ही माइनर चीजें हैं, ये माइनर डिटेल है, लेकिन यही सब चीजें मैटर करती है एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने में। एक जब कोई देखता है तो उसको एक सिमेट्री या फिर एक क्लीनलीनेस जो है समझ में आता है। सो नाउ सेकंड थिंग इज, अब बात करते हैं कि स्लाइड के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, क्या क्या चीजें मस्ट है कि उसी तरह से एक तरह से डाला जाए। सो नंबर 1 थिंग इन दैट पॉइंट इज कि आप जितना ज्यादा हो सके एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन दें, यानी कि मतलब कोई इमेजेस डालें, कोई वीडियोस डालें जो कि उस पूरी की पूरी सिचुएशन को ढंग से समझा रहा हो, रादर देन आप पूरा पैराग्राफ लिखने में लगे हुए हैं। और इफ एट ऑल आपको मान लो, अब जैसे मान लीजिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है कोई, या कोई रैशनल हाइपोथेसिस है, तो वहां पे लिखना जरूरी है। तो बेसिकली उसको भी बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखें, ना कि पैराग्राफ की फॉर्म में, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ना बहुत ही ज्यादा टीडियस एंड बोरिंग काम है, एंड नोबडी वांट्स टू रीड द फुल पैराग्राफ एट ऑल।
सेकंड थिंग इज कि स्लाइड में कुछ भी ओवर क्राउड नहीं करे, यानी ऐसा नहीं कि आपने डेटा 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 इतना भर दिया है कि बेसिकली सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और ना तो आपके बोलने पे फोकस कर पा रहा है और वो डेटा में ही उलझा हुआ है कि किसको फोकस करें और क्या फोकस करें। तो बेसिकली आप जो है ओवर क्राउड ना करें, आप नंबर ऑफ स्लाइड बढ़ा दें भले ही, लेकिन एक स्लाइड पे जो है जितने अंडरस्टैंडेबल हो उतने ही ज्यादा जरूरी हो वो ही आप रखें। एट द सेम टाइम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा डेटा जो है एक साथ वहां पे बताना एक साथ जरूरी है टू टू रीच अ कंक्लूजन, तो आप वन बाय वन करके एनिमेशन उसमें डाल दें, जो कि एनिमेशन की फॉर्म में मतलब वन बाय वन करके आए, तो एकदम से जब कोई देखे तो उसे ऑल ऑफ अ सडन ऐसे शॉक ना लगे कि मतलब 5 फिगर एक साथ आ गए हो जिसे इंटरप्रेट करना है। तो वन बाय वन करके अगर डालेंगे तो एक टाइम पे एक ही पे फोकस रहेगा और फाइनली आप पांचों को एक बार में एक साथ में इस तरह से कंक्लूड कर पाएंगे। और एनिमेशन भी एकदम वैसा घूमते घूमते आ रहे हैं या रॉकेट जैसे इस तरह के नहीं, बिल्कुल सिंपल टाइप के एनिमेशन। आप समझ ही गए होंगे मैं कैसे एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। थर्ड थिंग इज कि जो भी आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो हो सकता है या तो आपने खुद ने काम किया होगा या किसी और पेपर से आपने लिया होगा, तो आप उनका अगर खुद का काम है तो आप स्किप कर सकते हैं अगर पब्लिश नहीं हुआ है तो, लेकिन अगर दूसरे का काम आपने लिया है तो आप नीचे बॉटम के अंदर जरूर रेफरेंसेस दें, बिकॉज दैट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस कि आपने ये बेसिकली कहाँ से लिया, और अगर कोई वापस ट्रेस बैक करना चाहे तो उसके लिए ईजी रहेगा वापस से उन रेफरेंसेस पे जाके उस चीज को, पूरी स्टोरी को ढंग से समझने के लिए। फोर्थ थिंग इज कि अगर आप अपना कोई भी डेटा दिखा रहे हैं तो उसके अंदर ये ध्यान रखें कि उसके अंदर एरर बार जैसी चीज उसके अंदर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है, ये चीजें उसमें जरूर इंक्लूड करें। कोई भी ग्राफ ऐसे ना हो कि जिसके अंदर कोई एरर बार, कोई स्टार वगैरह कुछ भी नहीं डला हुआ है। इट इज रियली नॉट साइंटिफिक, क्योंकि बिना स्टेट्स के तो आप कैसे कोई भी चीज कंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर बार बना भी रहे हैं तो यूज सम साइंटिफिक सॉफ्टवेयर लाइक ग्राफपैड, प्रिज्मा या इस तरह के कुछ आप इस्तेमाल करें रादर देन एक्सेल। और अगर बना भी रहे एक्सेल से तो ऐसा नहीं हो कि लाल पीले नीले काले इस तरह के 4-5 कलर ले लिए, रादर जो है आप साइंटिफिक जो होते हैं एक तरह से ब्लैक एंड व्हाइट चलता है उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न आप ट्राई कर सकते हैं, तो उस तरह से बनाए तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय कि रंग बिरंगे बनाने के। तो फाइनल पॉइंट इज कि इफेक्टिवली एक फ्लो के अंदर उसे कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो अब ये जो है इसके अंदर अगेन बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला चीज तो इसके अंदर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी ऑडियंस को जाने कि आप कहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। मान लीजिए आप किसी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में करने वाले, तो ऑब्वियसली वहां पे सारे पीएचडी, पोस्टडॉक और साइंटिस्ट, प्रोफेसर वगैरह लोग आ रहे होंगे, तो आप उस लेवल का डेटा प्रेजेंट कर रहे होंगे उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में। लेकिन मान लीजिए कि आप जो है किसी मान लीजिए बैचलर स्टूडेंट है, मास्टर स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली उनका उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा जितना एक पीएचडी, पोस्टडॉक या साइंटिस्ट का होगा। तो यू मस्ट नो योर ऑडियंस कि वो ऑडियंस कैसी है, कितना बैकग्राउंड से आ रही है, या कितना आपके बैकग्राउंड से अक्वेंटेड होगी, उस हिसाब से ही सारी की सारी स्लाइड्स बनाए। एक जो जनरल तरीका होता है कोई भी प्रेजेंटेशन देने का, एक जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले आप एक तरह से बैकग्राउंड बता रहे होंगे, फिर बेसिकली उस बैकग्राउंड को देखने के बाद में आपको क्या रिसर्च प्रॉब्लम है अपने एड्रेस की वो आप बता रहे होंगे, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या हाइपोथेसिस या क्या रैशनल लगाया वो बताया, फिर उसके बाद में आपने क्या सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करने थे तो उसके हिसाब से कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाए, और फिर उसके बाद में उन्हें पर्टिकुलरली हर एम एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको रेस्पेक्टिवली क्या क्या रिजल्ट आई, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई, और उन रिजल्ट्स के अंदर आपने क्या फाइनली डिस्कस करके क्या कंक्लूड किया, और फिर इस तरीके से कंक्लूजन करके आप ये बता रहे होंगे कि बेसिकली क्या जो है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्या क्या लिमिटेशन है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो है आप एक फ्लो में बता रहे होंगे तो आपको नेचुरली याद रहेगी स्लाइड, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको इस फ्लो में बताना है। और स्पेसिफिकली स्लाइड टू स्लाइड जो है वो कैसे आपको याद रहेगा कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कैसे जंप करना है और कैसे वो आपको याद रहेगा, वो आपको जैसे से ये वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। सो नंबर वन थिंग इज डू नॉट रीड द स्लाइड्स, एंड इट इज वेरी बैड हैबिट ऑफ मेनी पीपल कि वो क्या करेंगे कि कुछ बुलेट पॉइंट होंगे या पैराग्राफ अगर वो लिख के ले आएंगे और उसके बाद में पीठ दिखा के या फिर बोलते रहेंगे, उन स्लाइड को पढ़ते रहेंगे, उन सबको एक तरह से जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ऑडियंस सुन रही है, सो रही है, क्या कर रही है, वो पढ़ते रहेंगे। इट इज रियली बैड हैबिट, क्योंकि बेसिकली वहां पे ऑडियंस का इतना सारा लोगों का टाइम जो है वो जा रहा है जस्ट बिकॉज आप उन्हें ढंग से कन्वे नहीं कर पा रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे ना तो आपका पर्पस फुलफिल हुआ और ना ही ऑडियंस का, उनका भी टाइम वेस्ट और आपका भी पर्पस फुलफिल नहीं हो। तो व्हाई वुड यू लाइक टू डू दैट। सेकंड थिंग इज कि जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस के अंदर कुछ मॉड्यूलेशन होना चाहिए, कुछ इंटोनेशन कुछ चेंज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम जैसे बिल्कुल वो होता है ना मोनोटोनस वे में आप बोले ही जा रहे हैं पीपल आर फीलिंग स्लीपी। तो और वैसे भी है जब आप अपना कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं या जब आप कोई अपनी रिसर्च वर्क के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो वो जो एक्साइटमेंट इन
द वॉइस मस्ट बी देयर, वो एक नेचुरली आना चाहिए, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी मेहनत है, ये आपका इंटरेस्ट है जो कि आप किसी को बताने वाले हो, और वही अगर आपको फैसिनेट नहीं कर रहा, आपको एक्साइट नहीं कर रहा, तो ऑडियंस को भला क्या फैसिनेट करेगा। तो मेक श्योर कि जब आप कुछ बोल रहे हैं तो वो आपकी वॉइस के अंदर झलके, आपके वर्ड्स जैसे कि उसमें झलके, कि बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास में ये ऑब्जर्वेशन आई एंड देन यू आर सेइंग कि दिस रियली फैसिनेटेड अस टू इन्वेस्टिगेट वेदर दिस मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन अदर मैकेनिज्म ऑल्सो, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट विच मेक्स समवन इंटरेस्टेड कि हाँ आप खुद भी मतलब फैसिनेटेड थे और आप मतलब कहीं आगे बढ़ रहे हो, उसके साथ में कुछ जा रहे हो। एट द सेम टाइम आप कुछ अपनी टेस्टिमनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनल टेस्टिमनी की। लेट्स से जब आप लैब में काम कर रहे थे तो आपको ऐसा कोई फिनोमेना देखा और यू कुडंट बिलीव, बट फिर आपने जो है वापस उसको वैलिडेट करने के लिए ऐसा इस तरह से ट्राई किया। तो ये सब टेस्टिमनी से जो मुझे एज अ व्यूअर, जो अगर मैंने कभी किसी की ऐसी टेस्टिमनी सुनी तो इट हैज केप्ट मी अवेक, और मैं इसे मतलब जागता रहूं, मतलब ऐसा सोया नहीं हूं। तो आप टेस्टिमनी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लो सेंस ऑफ ह्यूमर, आप एक तरह से जो एक्सेप्टेबल सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरी मिनाटी वाला नहीं ऑफ कोर्स। थर्ड थिंग इज कि जब भी आप कुछ बताएं तो कुछ थोड़ा पहले ब्रॉडर विजन दें, उसके बाद में धीरे धीरे करके आप नैरो के तरफ जाएं। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्टिंग ही सीधा मतलब एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ के कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ब्रॉड पे लेके जाएं, फिर धीरे धीरे नैरो पे लेके जाएं, और फिर वापस जब वो आप सेट ऑफ डेटा एक्सपेरिमेंट कुछ दिखा चुके हैं, उसके बाद में वापस उस जो ब्रॉडर विजन है उसको लेके हैं कि हम उस विजन के कितना क्लोज आ चुके हैं। सो दैट इज द राइट वे ऑफ प्रेजेंटिंग की ब्रॉडर फॉलोड बाय नैरो और फॉलोड बाय ब्रॉडर। तो ये एक तरह से साइकिल आपका चलता रहना चाहिए। फोर्थ थिंग इज कि हर स्लाइड के ऊपर जो है आपका एक तरह से रैशनल होना चाहिए कि आप बेसिकली आपने ये काम क्यों किया, ये जस्टिफाई होना जरूरी है। साथ के साथ में व्हाट इज देयर, यानी क्या ऑब्जर्वेशन आई है, क्या रिजल्ट आया है, एंड एट द सेम टाइम उन रिजल्ट से आपने क्या बेसिकली डिस्कस किया, क्या इंटरप्रिटेशन निकली, और इस इंटरप्रिटेशन से क्या बेसिकली कंक्लूजन आ रहा है। तो ये एक स्लाइड के अंदर ही होना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो सके। तो इससे क्या होगा कि जब आप फाइनली कंक्लूड टाइप से कर रहे होंगे कि हमने ये कंक्लूड किया, तो वहीं से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस कंक्लूजन से हमको ये फाइनली वापस ये सवाल आया कि क्या मतलब इस पाथवे का कहाँ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो वहां से आप जो है यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और अगेन वहां पे जो है अगेन वो रैशनल आ गया उसी चीज का कि क्यों आप इस स्लाइड पे आए हो, क्यों आपने एक्सपेरिमेंट किया, अगेन वो एक्सपेरिमेंट किया तो क्या आया, और फिर वापस उससे क्या कंक्लूड किया। तो इस तरीके से एक तरह से आपकी स्टोरी चलनी चाहिए। फिफ्थ थिंग इज कि जहां तक हो सके मटेरियल एंड मेथड लिखना अवॉइड करें, क्योंकि मटेरियल एंड मेथड जो है वो कोई यूजुअली जानना नहीं चाहता है अनटिल अनलेस उसको डाउट ही ना आ जाए सामने वाले को कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो किया कैसे, जो इतने अजीब से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अदरवाइज जो है नोबडी नीड्स टू नो दैट। और अगर हाँ बहुत ही जरूरी है, मतलब बिल्कुल उसी के बिहाफ पे कोई रिजल्ट की फाउंडेशन टिकी है, तो मेक सेंस टू गिव इट। अदरवाइज आपको निटिग्रिटी देने की जरूरत नहीं है कि हमने सेल लाइन को ऐसे ग्रो किया, फिर ऐसे किया, वैसे किया, ये किया। Nobody wants to know, okay? Now comes the final part कि अब आपने जब सब कुछ प्रेजेंट कर दिया है, हो सकता है जो सामने वाले बैठे हुए ऑडियंस है उसे बहुत अच्छे से समझ भी आ गया, they were quite fascinated। तो अब वो जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे होंगे, और उन क्वेश्चंस को पूछते हुए अक्सर मैं नोटिस किया है कि पीपल गेट ऑफेंडेड, यानी जो प्रेजेंटर होता है दैट गेट ऑफेंडेड। और यहाँ ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ना ही कोई रिलीजियस प्रेजेंटेशन है, ना ही कोई पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर सवाल पूछना अलाउड नहीं है, या सवाल पूछे तो ऑफेंड होना चाहिए। बिकॉज साइंस तो क्वेश्चन कर करके ही आगे बढ़ती है। तो हो सकता है कि जो सामने वाला आपको प्रेजेंटेशन देते हुए जो उसने कुछ ऑब्जर्व किया है आपके प्रॉब्लम, वो आपको बता दे तो आपकी एनर्जी बच जाए किसी और गलत डायरेक्शन में जाने की। हो सकता है कि आप इसकी वजह से कोई ऐसा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लगाएं जिसकी वजह से आपको कोई मेजर अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको मेजर डिस्कवरी हो, एक अच्छा आपका रिसर्च आर्टिकल आए, एक अच्छी इन्वेंशन हो। तो टेक इट ऑन अ हेल्दी नोट कि कोई अनटिल अनलेस कोई आप पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है, तब तक अगर कोई आपको सवाल पूछ रहा है, आपके डेटा पे शक कर रहा है, सिनिकल है, आपके डेटा को उंगली उठा रहा है, तो और अगर आपने खुद अच्छे से काम किया ही है या आपके सुपरविजन में हुआ, आपको पता ही है, तो टेक इट ऑन अ हेल्दी नोट। जबरदस्ती मतलब ऑफेंड होने की या जबरदस्ती ऐसे गंदे संदेश जवाब देने की जरूरत नहीं है। इट इज रियली नॉट अ गुड हैबिट, एंड बी हम्बल while taking the questions and giving the answers back. So इस तरीके से जो है आप फाइनली एक अच्छी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड दे सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं तो इट वुड बी हाईली अपलोडेड एज आई हैव सीन इन मेनी केसेस। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छी एक प्रेजेंटेशन दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।